हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा नया टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक में रखा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है। तो इसे भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। फिर इसका कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों में वे उद्देश्य एवं लक्ष्य निहित हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। ये ड्यूटी ऑफ स्टेट है। ठीक है। इसके बाद ये लोक कल्याण के लिए होते हैं। इसमें वे आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक सिद्धांत अंतर्निहित हैं जो भारत की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल हैं। देखिए, केटी साहब जो थे, इनका क्या कहना था। कह रहा है ये एक ऐसा चेक है जिसके लिए पैसा बैंक की मर्जी से निकल मिलता है। ठीक है। ये केवल राज्यों पर लागू होते हैं। इसके बाद कह रहा है इसका पालन न करने पर इसके विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकता। जैसे मूल अधिकारों का पालन न करने पर उसके खिलाफ वाद दायर किया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी में वाद दायर नहीं किया जा सकता। फिर कह रहा है डीपीएसपी में 2 तरह के लोकतंत्र हैं, सामाजिक, आर्थिक। इसके बाद डीपीएसपी में 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर कह रहा है कि देखिए, इसमें 3 तरह की विचारधाराएं भी हैं। कौन कौन सी? समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। देखिए, समाजवादी विचारधारा के कौन कौन से आर्टिकल हैं। 38 है, 39 है, 39 का है, 50, 41 है, 42 है, 43 का है, 47 है। ऐसे ही गांधीवादी विचारधारा के कौन कौन से हैं। तो 40 है, 43 है, 43 का है, 46 है, 47, 48 है। ऐसे ही उदारवादी विचारधारा के कौन कौन से आर्टिकल हैं। 54 है, 44 है, 45 है, 48 है, 48 का है, 49 है, 50 है, 51 है। ठीक है। तो ये 3 टाइप की विचारधारा हैं, 3 टाइप के ही न्याय हैं और 2 टाइप के लोकतंत्र हैं डीबीएसपी में। इसके बाद आर्टिकल वाइज हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आर्टिकल 36 है, इसमें राज्य के बारे में ही बताया गया। तो राज्य के बारे में भाग 3 में आर्टिकल 12 में जो भी परिभाषा दी गई है वही इस पर भी लागू होगी। इसके बाद आर्टिकल 37 कहता है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। जैसे भी हमने बताया कि इसमें वाद दायर नहीं किया जा सकता, ये केवल ड्यूटी ऑफ स्टेट है। इसके बाद आर्टिकल 38 कहता है कि ये लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करना, राज्य विशिष्टताया आय की असमताओं को कम करने का प्रयास करेगा। देखिए, इसको ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट में। ठीक है, ये जो सेकंड पार्ट है। इसके बाद आर्टिकल 39 है, समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, भौतिक संसाधनों का सामान्य रूप से वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 39 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आर्टिकल 39A है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। ठीक है, की व्यवस्था करना। मान लीजिए जो गरीब है, जो असहाय लोग हैं, उनको, जैसा कि हमारा कानून में जो वकीलों की सुविधा है, ठीक है, तो फीस ज़्यादा होने की वजह से कई लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। इस वजह से यहाँ पे उनके लिए निःशुल्क विधि सहायता की व्यवस्था की गई है। इसके बाद आर्टिकल 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन। तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है। देखिए, ये गांधी वर्सेस अंबेडकर था, एक इसके पक्ष में थे और एक इसके खिलाफ थे। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान ने सबसे पहले ग्राम पंचायत लागू की थी। ठीक है, तो ये भी आपको एक पॉइंट मिल जाएगा कि सबसे पहले राजस्थान में ही ग्राम पंचायत को 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। इसके बाद आर्टिकल 41 है, कहता है काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी की दशा में लोक सहायता पाने का अधिकार। इसके बाद आर्टिकल 42 है, कहता है व्यक्ति की क्षमता के अनुसार काम देना, प्रसूति की सहायता देना। ठीक है, तो ये भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रसूति की सहायता और व्यक्ति की क्षमता के अनुसार काम देने की बात कही गई है। इसके बाद आर्टिकल 43 है, जिसमें निर्वाह मजदूरी, काम करने की परिस्थितियाँ, शिष्ट जीवन स्तर की व्यवस्था के बारे में बात कहा गया है। तो ये भी आर्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद
इसके बाद आर्टिकल 43 का है, जिसमें कर्मचारियों से प्रबंध में सलाह लेने की बात कही गई है। इसी के साथ 43 है, जिसमें कर्मचारियों की समिति बनाकर उन पर नियंत्रण करना। इसके बाद आर्टिकल 44 जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण के लिए बात कही गई है। गोवा ने इसको लागू कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 45 है, कह रहा है इसमें 6 वर्ष से कम बच्चे की स्वास्थ्य की देखरेख और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। तो ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 45। इसके बाद आर्टिकल 46 है, कह रहा है दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा, सामाजिक न्याय और शोषण से उनकी रक्षा करेगा। इसके बाद आर्टिकल 47 है, कह रहा है लोगों के पोषाहार स्तर को बढ़ाने, जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। इसके बाद आर्टिकल 48 क्या कहता है, कह रहा है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा, गायों के वध का संरक्षण करेगा। आर्टिकल 48 का कहता है कि पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसके बाद आर्टिकल 49 है, कह रहा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। इसके बाद आर्टिकल 50 है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। यह आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। आर्टिकल 51 में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये थे आर्टिकल 36 से 51 तक के डीपीएसपी के। अब हम लोग डीपीएसपी के महत्व को जानेंगे, कई प्रकार के केसों में क्या क्या कहा गया है, किस विधि शास्त्री ने क्या कहा है। तो सबसे पहले कहता है डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं यदि कोई सरकार इसकी उपेक्षा करती है तो उन्हें निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई अपने वचन को पूरा नहीं करता है, जो वो कहते हैं कि जो कह के पार्टी में आते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं और उनको पूरा नहीं करते, तो उनको अगली बार मतदाता जो है वोट ना दे के उनको सजा दे सकते हैं। इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में क्या कहा गया। न्यायाधीश हेगड़े एवं मुखर्जी ने कहा मूल अधिकार तथा निदेशक तत्व हमारे संविधान के अंतःकरण हैं। मूल अधिकारों का प्रयोजन एक समतावादी समाज का निर्माण करना और समाज के उत्पीड़न या बंधनों से सब नागरिकों को मुक्त करना और सबके लिए स्वतंत्रता की उपलब्धि कराना है। निदेशक तत्वों का प्रयोजन कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को नियत करना है जो अहिंसात्मक सामाजिक क्रांति द्वारा तत्काल प्राप्त किए जा सकते हैं। मूल अधिकारों तथा नीति निदेशक तत्वों के बीच कोई विरोध नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रैनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों की महत्ता को व्यक्त किया है। इनके अनुसार क्या है, कहता है भारतीय संविधान प्रथमता और सर्वोपरि रूप में एक सामाजिक दस्तावेज है। इसके अधिकांश उपबंध या तो प्रत्यक्षता सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दशाओं की स्थापना करते हुए सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए या तो सीधे उपबंधित हैं, या फिर संपूर्ण संविधान में राष्ट्रीय पुनर्जागरण का लक्ष्य प्राप्त होते हुए भी सामाजिक क्रांति के लिए वचनबद्धता का जो मर्म है वह भाग 3 और 4 के मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। यह संविधान की आत्मा है, ठीक है। तो ये था हम लोग का डीपीएसपी के आर्टिकल्स और उसके महत्व के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को एग्ज़ाम में ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगेगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लॉविंस नाम से आईडी। धन्यवाद।